हेलो। तो आर एस मेंस की आंसर राइटिंग की सीरीज में जिसे हम प्रोजेक्ट कलम बोलते हैं, आज आपका रूल नंबर 5 है। टोटल 15 रूल है, उसमें से रूल नंबर 5 है आज 2 एंड 5 मार्कर क्वेश्चन को कैसे हैंडल करें। देखो, 2 मार्कर, 5 मार्कर एंड 10 मार्कर, 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सबकी अप्रोच अलग होती है। 2 मार्कर की अलग होती है, 5 की अलग होती है, थोड़ी स्लाइटली अलग होती है, लगभग सिमिलर होती है, लेकिन 10 मार्कर की बिल्कुल डिफरेंट होती है। अगले जो 2 वीडियो आएंगे उसमें ये होगा कि 10 मार्कर में इंट्रो एंड कंक्लूजन कैसे लिखे, फिर उसके आएगा बॉडी, और फिर आगे धीरे धीरे हम सारा कवर कर लेंगे इसे। वेलकम टू द कनेक्ट सिविल्स आर एस प्रोजेक्ट कलम। यदि आप डायरेक्ट यूट्यूब से आए हो तो हम टेलीग्राम पे एक्टिव रहते हैं, कनेक्ट सिविल्स आर एस बाई नियो नाम से। आज हम क्या क्या पढ़ेंगे? 2 मार्कर क्वेश्चन की क्या अप्रोच होनी चाहिए, टॉपर्स के हम कुछ आंसर देखेंगे, कुछ मेरे एक्स स्टूडेंट हैं उनके आंसर देखेंगे, किस तरीके से उन्होंने इंप्रूवमेंट किया है। 5 मार्कर क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना है, सब्जेक्टिविटी जो इन्वॉल्व होती है आंसर चेकिंग में, उसको कैसे मिनिमाइज करना है। देखो, होगी तो सही, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई इंसान कॉपी चेक कर रहा है और वो ऑब्जेक्टिवली कॉपी चेक कर दे। उसके खुद के बाइज्ड होते हैं, उसका मूड कैसा है, मॉडल आंसर कैसा है, बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। वो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं हैं, तो फिर हम क्या करें? जो हमारे हाथ में है, रिलेटिव, इट्स ऑल रिलेटिव, क्योंकि वो चीज़ें सबके साथ होने वाली है। ठीक है, ये पेन नहीं चल रहा, इसका क्या प्रॉब्लम हुई, मुझे सेटिंग में जाना पड़ेगा, सॉरी पेन की मैं। आई थिंक प्रेशर पॉइंट्स थोड़े, आई होप अब चल जाएगा ये। हाँ, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्रोसीड करेंगे। सॉरी फॉर दिस ग्लिच। और आगे हम क्या क्या पढ़ेंगे वो भी हम देखेंगे। ठीक है, आगे चलते फटाफट से। तो हाउ टू अटेम्प्ट 2 मार्कर क्वेश्चन। HDFC बैंक का आपने नाम सुना है, तो HDFC रूल ध्यान रख लेना। अब देखो, सेल्फ इवोल्यूशन हो चाहे आपके कोचिंग के टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन कर रखी हो, आप 2 मार्कर क्वेश्चन को लिखोगे। जब आप सेल्फ इवेल्युएट करोगे तो एक बार उस 2 मार्कर के आंसर में देख लेना कि आपने HDFC लगाया या नहीं लगाया। आपको उत्तर मिल जाएगा कि आपका आंसर कैसा था। पहला हिट द बुलजाए। ठीक है, बुलजाए क्या होता है पता है आपको? ये वाली जो तीरंदाजी में ये यूज करते हैं अपन, तो बिल्कुल जो पूछा है एग्जैक्टली वो हिट करो, इधर उधर की बातें नहीं करनी है 2 मार्कर क्वेश्चन में। ठीक है, दूसरा है डोंट ब्लफ। ब्लफ नहीं करना है, नहीं आता तो नहीं आता। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग हो जाती है, वो मैं कैसे होती है नेगेटिव मार्किंग वो मैं आगे समझाऊंगा। कि आप कुछ भी रैंडम लिख रहे हो, आपको कोई हवा ही नहीं है उस क्वेश्चन की। कुछ लोग ज्ञान देते हैं कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने। हाँ भाई, 5 मार्कर 10 मार्कर में समझ में आता है कि वहाँ पे ब्लफ करने का स्कोप होता है, लेकिन 2 मार्कर में आप कुछ भी लिख के आओगे, यू आर सेटिंग ए नेगेटिव टोन इन एग्जामिनर्स माइंड। क्योंकि 2 मार्कर क्वेश्चन पहले चेक होते हैं, आप एक तरीके से पहले से ही एक प्रेसिडेंट सेट कर देते हो एग्जामिनर के माइंड में कि भाई ये तो ब्लफ कर रहा है, इसको चीज़ें नहीं पता। तो भी जैसे इंटरव्यू में भी हमें बोला जाता है कि फैक्चुअल क्वेश्चन में नहीं पता तो आप सॉरी बोलो। फैक्चुअल क्वेश्चन में, ओपिनियटेड बेस्ड क्वेश्चन है उसमें सॉरी नहीं बोलना है, लेकिन आप कुछ भी ज्ञान दे रहे हो तो सामने वाले को आप मूर्ख बना रहे हो, और आज की दुनिया में कोई मूर्ख नहीं बनना चाहता, इरिटेटिंग होता है। ठीक है, तीसरा रूल है फैक्ट्स। RPSC लव्स फैक्ट। ठीक है, आप 8th क्लास का, 10th क्लास का, 12th क्लास का एग्जाम नहीं दे रहे, आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन का एग्जाम दे रहे हो। आप ये बोल रहे हो मेरा देश महान है, नहीं चलेगा। आपको बोलना पड़ेगा कि मेरा देश इसलिए महान है क्योंकि टॉप 5 इकोनॉमीज में आ रहा है। मेरा देश इसलिए महान है क्योंकि 80 करोड़ लोगों का इलेक्शन शांति से, कुछ माइनर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को छोड़ दो तो भी, उनको छोड़ दो तो 80 करोड़ लोगों का शांति से इलेक्शन करवा रहा है। मेरा देश इसलिए महान है क्योंकि डेमोक्रेसी पे डेंट 1 या 2 बार पड़ा है, जैसे इमरजेंसी के टाइम। आपको फैक्ट देने पड़ेंगे। यू आर नॉट ए 8th क्लास और 10th क्लास स्टूडेंट। ठीक है, गाय पे निबंध लिखना सेम होता है। 8th क्लास के बच्चे को भी गाय पे निबंध लिखवाया जा सकता है, और RS मेंस के बच्चे को भी लिखवाया जा सकता है। वो लिखेगा गाय हमारी माता है, 2 थन होते हैं, 4 पैर होते हैं, वो सब। आप गाय की इंपॉर्टेंस को आयुष मंत्रालय से कनेक्ट कर दोगे। ठीक है, पंचामृता से कनेक्ट कर दोगे, बहुत सारी चीज़ें। आप जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में गाय की इंपॉर्टेंस, गाय के जो मेन्योर, जो खाद की, आप बोलोगे A2 मिल्क होता है गाय का, जो कि नॉन कार्सिनोजेनिक होता है। A1 मिल्क जो बाकी जानवरों का होता है, स्पेशली जर्सी गाय वगैरह का, जो इंडिया गाय है A2, वो नॉन कार्सिनोजेनिक होता है, बहुत हेल्पफुल होता है डाइजेशन में, बहुत। ये डिफरेंस होता है, समझ रहे हो? मैंने एक क्यों एग्जाम्पल दिया, रैंडम एग्जाम्पल अभी सोचा है मैंने। ठीक है, सी काउंट द पॉइंट्स। भाई साइकोलॉजिकली आप बताओ, आप नोट्स क्यों पढ़ते हो ये बताओ। आप क्यों सीधे स्टैंडर्ड बुक से नहीं पढ़ते हो? क्यों आप पैराग्राफ्स फॉर्म में नहीं पढ़ते हो? क्योंकि जोर आता है। ठीक है,
आरबीएससी पढ़ने में, एनसीईआरटी पढ़ने में आपको पका पकाया पॉइंट फॉर्म में नोट्स मिल जाते हैं, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक वैसे ही उस एग्जामिनर के पास में दिन में 10, 15, 20 कॉपियाँ जाती है भाई, यदि आप पैराग्राफ फॉर्म में लिख रहे हो उसको जोर आएगा आपके पॉइंट्स निकालने में। हम क्यों एग्जामिनर का काम बढ़ाएं? पॉइंट फॉर्म में लिखोगे सीधा सीधा मार्क्स देगा, आगे मैं प्रूफ के साथ आपको बताऊंगा, ठीक है। एंड डोंट फॉरगेट इट्स ऑल रिलेटिव। दोनों ट्रेन्स आपके जयपुर से, भरतपुर से, करौली से, बीकानेर से, जोधपुर से, सब जगह से ट्रेन कहाँ जा रही है? आरपीएससी पे अजमेर जा रही है। अब नॉलेज हो सकता है दोनों के पास सेम हो, मतलब इसके अंदर जो माल पड़ा हुआ है हो सकता है इसमें भी 20 आदमी बैठे हो, इसमें 20 आदमी बैठे हो, इसमें 20 आदमी बैठे हो, ठीक है, बराबर हो सकता है, माल बराबर हो सकता है, नंबर ऑफ पीपल बराबर हो सकता है, सब कुछ, लेकिन इट्स ऑल रिलेटिव। कौन जल्दी पहुंचेगा या कौन अच्छे से पहुंचेगा, स्पीड, मतलब इन दोनों को जैसे मैंने कंपेयर किया ना ट्रेन्स को, ठीक वैसे ही नॉलेज बराबर होने के पश्चात भी आप कितना अपेलिंग है आपकी कॉपी, कितनी अपील कर रही है एग्जामिनर को, मार्क्स कैसे आप खींच रहे हो उसके हाथ से, वो खुद नहीं देगा, आपको खींचने हैं मार्क्स, वो हम बात करेंगे आज, ठीक है। पहला रूल बताते हैं, हिट द बुलजाई। फॉर एग्जांपल राइट द नेम ऑफ कार्डिनल वर्च्यूज ऑफ प्लेटो। प्लेटो के मुख्य सद्गुणों के नाम लिखिए, ये क्वेश्चन था। इन्होंने सीधा सीधा चार ही होते हैं, पेशेंस, जस्टिस, करेज एंड टेम्परेंस, सीधा सीधा 4 लिख दिया, आगे बढ़ गए। इसे बोलते हैं हिट द बुलजाई, ठीक है। अब इनको 1 मार्क्स मिला, क्योंकि 2 मार्कर क्वेश्चन में आगे एक सेशन होगा अपना इसमें प्रोजेक्ट कलम में कि कैसे टाइम मैनेजमेंट करते हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, कितना स्पेस देना है, वो अपना अलग से बात करेंगे। तो उसमें ऐसा होता है कि 2 मार्कर क्वेश्चन में लगभग 2 मिनट मिलते हैं आपको। अब इसको लिखने में तो 10 सेकंड 20 सेकंड लग जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। अब जो टाइम बचा है उस टाइम में अपन 1 मार्क को 1.5 या 2 मार्क्स खींचेंगे, ठीक है। पहले बुलजाई हिट करना है जो पूछा है एग्जैक्टली, उसके बाद में टाइम एंड स्पेस बचता है अपने पास, तो फिर हम उस मार्क्स को खींच सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल इसमें मैंने डायग्राम बना दिया, मान लो कि जो 3 वर्च्यूज हैं, पेशेंस, करेज और टेम्परेंस, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है वो है जस्टिस। प्लेटो ने ये कहा था, ठीक है। एक ये बना दिया। देखो मैंने कार्डिनल वर्च्यूज ही बताई इस डायग्राम में भी चारों, है ना, लेकिन एक तरीके से और लिंक कर दिया, एक और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उसको दे दी, तो यहाँ से 1 से बढ़कर 1.5 मार्क्स आ जाएगा। और मैं कुछ करना चाहूँ तो मैं हायरार्की बना सकता हूँ कि जस्टिस जो है वो हाईएस्ट वर्च्यू बोला है, या एक लाइन लिख दूंगा लास्ट में, अमंग ऑल फोर जस्टिस इज द हाईएस्ट वर्च्यू। जो न्याय है उसको जो सबसे बड़ा सद्गुण माना है प्लेटो ने। अब इस 1.5 से मैं 2 की तरफ जा सकता हूँ। और ध्यान रखना सिर्फ 2 मार्कर क्वेश्चन ही है जिसमें पूरे में से पूरे देता है वो, 5 मार्कर और 10 मार्कर नहीं देता। यहाँ पे आपके पास स्कोप होता है, ठीक है। इस तरीके से हम मार्क्स इंप्रूव करते हैं। आगे चलो साहब, डोंट ब्लफ। अब एक बात बताओ, व्हाट इज नेगेटिव इंटरेस्ट रेट, ऋणात्मक ब्याज दर क्या है? अब कोई ज्ञान दे रहा है कि यार कुछ तो लिख के आना ही है। अब जैसे ये मैम की कॉपी है रैंक 1 की, इन्होंने लिखा कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी का टूल है, ये रेपो रेट के बारे में लिखा और ये सब लिखा, ठीक है। ये गलत है, बिल्कुल गलत चीज़ है, ठीक है। इनको 0 मार्क्स मिला। मैं बोलता हूँ ये 0 मार्क्स नहीं है, ये नेगेटिव मार्क्स है, 0.5 नेगेटिव बोलूँगा। क्यों? क्योंकि ऐसा आपने लगातार 3-4 बार कर दिया ना, तो आगे 5 मार्कर और 10 मार्कर क्वेश्चन में नंबर छोड़ने से पहले वो 10 बार सोचेगा कि यार अच्छे से पढ़ेगा आपकी कॉपी को। और जब अच्छे से पढ़ेगा तो आपने कुछ मान लो 5 और 10 मार्कर क्वेश्चन में ब्लफ किया था, वो भी आपकी गलतियां पकड़ने लग जाएगा। तो रेस्पेक्टफुली आप बता दो कि यार ये मुझे नहीं आता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 में निर्वाचन आयोग की भूमिका क्या है। अब यार आर्टिकल 103 पता ही नहीं है तो कैसे लिख दूंगा मैं। जैसे एक और क्वेश्चन था, मानव ये वाला ठक्कर वाला, इसमें डाला नहीं मैंने, भूल गया मैं, कि मानव ठक्कर कौन है। तो जैसे मैम ने ही पहले तो टेबल वो लिखा था, कबड्डी लिखा था, फिर काट के टेनिस लिखा था, ऐसे कुछ 2-3 काट के लिखा था। अब वो साफ साफ पता लग रहा है कि मैम इज ट्राइंग, ठीक है। अब वो सबका अलग अलग तरीका होता है, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं ये मानना चाहूँ, हाँ 5 और 10 मार्कर क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, ठीक है, उनमें ब्लफ करना है। वो कैसे करते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगा आगे, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आ गया आपको? नहीं पता तो अब जैसे यार हंगरीजन मोरान है, हंगरीजन मोरान नहीं पता तो मैं लिखूंगा कैसे, मुझे यही समझ नहीं आ रहा। मैं इसको क्या प्लेटो लिख के आ जाऊंगा या डेजर्ट लिख के आ जाऊंगा, या फिर मुझे तो पता ही नहीं है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है क्या है, जो भी है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस को रेस्पेक्टफुली छोड़ देना है, कोई बात नहीं। इससे एक तो फायदा ये होगा कि नेगेटिविटी सेट नहीं होगी, दूसरा फायदा होगा कि इसमें जो आप ब्लफ कर रहे हो, आना तो 0 मार्क्स ही है, लेकिन इसमें आप टाइम दे रहे हो। इस टाइम को आप बेटर कर सकते हो 5 और 10 मार्कर क्वेश्चन में, ठीक है, या फिर कोई और दूसरे 2 मार्कर क्वेश्चन में जिसमें आपको टाइम की कमी से थोड़ा लिख के आए तो 1 ही मिला, लेकिन अच्छे से लिख के आए तो 1.5 मिल गया। ये जो आधा मार्क्स है ना, यहाँ से खींचो, यहाँ तो 0 ही मिलना है, इस टाइम को यहाँ यूटिलाइज करो। समझ रहे हो? आगे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हुआ द अन्ना राजम मल्होत्रा एंड शिवाजी न्यूज रिसेंटली। तो ये जो मैम थी वो रिटायर्ड, शायद इनकी डेथ हो गई थी 2018 में, और ये फर्स्ट IAS ऑफिसर थी कंट्री की। लेकिन मैम ने लिखा रिसेंटली अपॉइंटेड जज इन सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल ब्लफ है, प्योर तुक्का है। तो आपने नेगेटिविटी तो सेट कर ही दी ना उनके माइंड में। आगे चलते हैं। तीसरा रूल है फैक्ट्स।
आरपीएससी लव्स फैक्ट्स। अब एक बात बताओ, आरपीएससी क्या वी ऑल ह्यूमन साइकोलॉजी है कि साइकोलॉजी बनी ऐसी है कि वी ऑल लव फैक्ट्स, ठीक है। रटने में हमें पसंद नहीं, लेकिन यदि हमें कोई फैक्ट्स बताता है, फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट डेट पे गए किसी के साथ, आपका कोई गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, ठीक है, यू आर इंटरेस्टेड इन हिम और हर, ठीक है। अब आप पूछोगे कि आप फैक्ट्स जानना चाहोगे कि यार आपने ग्रेजुएशन कहाँ से की, ठीक है। फॉर एग्जांपल इफ सी और ही सेइंग दैट आईटी दिल्ली से, एक फैक्ट है। फैक्ट का मतलब सिर्फ डेटा नहीं होता, ध्यान रखना, ये भी एक फैक्ट है, ठीक है। और जैसे आप पूछना चाहोगे कि जैसे आपने बीए में कितने परसेंटेज थे, वो एक डेटा हो गया। नहीं तो आप कुछ और फैक्ट और जानकारी आप जुटाना चाहोगे। आप सिर्फ ये बातें नहीं, आपको ये बातें पसंद नहीं आएगी कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मेरा दिल बहुत अच्छा है। आप बताओ ना कैसे दिल अच्छा है आपका, ठीक है, उस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर आस्किंग मी हु इज नियोन, मान लो 2 नंबर का क्वेश्चन है हु इज नियोन, ठीक है। अब आप लिखोगे नियोन एक बहुत अच्छा इंसान है, दूसरा नियोन एक बहुत बुरा इंसान है, ठीक है। इनके मार्क्स नहीं मिलते। यू शुड टेल फैक्ट्स लाइक नियोन इज रनिंग ए प्लेटफॉर्म नेम्ड कनेक्ट सिविल्स, ठीक है, ये एक फैक्ट हो गया, ठीक है। दूसरा ही इज ग्रेजुएटेड फ्रॉम दिस कॉलेज, उसने ये किया है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी की यू फील सेटिस्फाइड बाय दिस नॉलेज, ठीक है। आप सीधा अपन आरपीएससी के क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। इन्होंने डेफिनेशन लिख दी क्योंकि हिट द बुल जाए, सीधा सीधा जो पूछा है वो बता दिया, और इन्होंने आगे सेल्वरी मेयर का कर दिया। अब इसमें इनको कितना मिला 1.75। इसको 2 अपन कैसे ले जा सकते हैं, लास्ट में एक लाइन लिख दो, अकॉर्डिंग टू डी गोलमैन the successful leaders 80% of the success in leaders depends on emotional intelligence and rest 20% depends on IQ। या फिर आप छोटा सा डायग्राम बना के आ जाओ, ये भी तो फैक्ट ही है कि 20% जो सक्सेस है वो IQ पे डिपेंड करती है, ठीक है, और जो 80% है वो किस पे डिपेंड करती है, EQ पे डिपेंड करती है, इमोशनल क्वेश्चन पे। और इस पे लिख दो डी गोलमैन ने कहा था ये, बस। इसको आप हो सकता है 1 से 1.5 ले जाओ, 1.5 से 2 ले जाओ, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। जैसे ये हाउ डू यू डिफाइन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, तो इन्होंने सिर्फ डिफाइन करने के लिए बोला था क्वेश्चन में, तो प्रति 1 लाख महिलाओं पर प्रसव के दौरान महिलाओं की मातृ मृत्यु दर कहलाती है, ठीक है। ये डेफिनेशन थी, इन्होंने ये तो नहीं पूछा कि कितनी है, लेकिन इन्होंने लिखा कि भारत में ये 167 जबकि राजस्थान में 244 है, ठीक है। पर 1 लाख भी लिखते थे, इनको 1.5 मार्क्स मिला है। ये नहीं लिखते तो शायद इनको 1 ही मार्क्स मिलता। और यदि और भी मैं कुछ और बेटर लिख के आ जाऊँ, है ना, कि रिसेंटली, क्योंकि 2 मार्कर क्वेश्चन है और अभी भी जगह बची हुई है, रिसेंटली प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना या फिर इंदिरा गांधी मातृ शिशु जननी सुरक्षा योजना, ठीक है, हैज बीन लॉन्च टू इंप्रूव द मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। इंक्रीज नहीं, इंप्रूव करना, इंप्रूव और इंक्रीज में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो मैं हो सकता है मेरे को 2 मार्क्स भी मिल जाए, क्योंकि मेरे पास 2 मिनट हैं और मेरे पास 4 लाइन है, और इनमें को पॉइंट फॉर्म में 4 पॉइंट लिख के आऊँगा, मेरे को मार्क्स कैसे नहीं मिलेंगे। ये सब प्रीलिम्स की नॉलेज आपको मेंस में याद रखनी है, काम में लेनी है, ठीक है। स्कीम्स क्या आपको याद नहीं थी, इंदिरा गांधी वाली या फिर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ठीक है। आगे चलते था। नेम द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन विच डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी, इसका आंसर क्या है वैसे देखा जाए तो IMF, बस एक मतलब या फुल फॉर्म लिख दो ज़्यादा से ज़्यादा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। लेकिन इन्होंने सिर्फ इतना नहीं लिखा, इन्होंने लिखा अंतर्राष्ट्रीय IMF है, अंतर्राष्ट्रीय तरलता की समस्या का समाधान करता है, जिसकी स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान 27 दिसंबर में। 2 फैक्ट दे दिए इन्होंने अलग से, ये नहीं पूछा उसने कि कब स्थापना हुई थी और कहाँ हुई थी, कौन से सम्मेलन में हुई थी। इन्होंने ये जो 1 लाइन एक्स्ट्रा लिखी ना, क्योंकि 2 मार्कर क्वेश्चन में आपके पास 2 मिनट होते हैं और 4 लाइनें होती हैं, तब इनको 2 मार्क्स मिल गए, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ, रेलिवेंट लिखनी है चीज़ें। मैं 2 मार्कर क्वेश्चन में ऐसा नहीं कि आपने IMF के बारे में कुछ और ही लिख दिया, बिल्कुल एग्जैक्टली जो हाईली रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है वो लिखनी है, ठीक है। आगे चलते हैं। व्हाट इज द बेसिक थीम अंडरलाइंग द नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट नाम, राष्ट्रीय कृषि बाजार में अंतर्निहित मूल भावना क्या है। किसानों को एक ही जगह पे, ठीक है, ये 1 नंबर मिल गया इनको, लेकिन यदि आप ये लिख देते कि जो राजस्थान की जो मंडियां हैं उनमें से लगभग 100 मंडियां हैं, अभी मुझे डेटा एग्जैक्टली याद नहीं है, मैं भूल गया, इतनी मंडियां ई नाम में रजिस्टर्ड है। या फिर आप लिख देते कि जो ई नाम जो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट पॉलिसी हैज़ बीन लॉन्च्ड इन 2016, ठीक है। यदि आप ऐसा डेटा लिख के आते हो तो आप इस 1 को 1.5 या 2 मार्क्स की तरफ ले जा सकते हो। और जो मेंस का घड़ा है वो ऐसे ही बढ़ता है, जो मैं बता रहा हूँ ना, 50 से 100 मार्क्स का डिफरेंस आता है सेम नॉलेज के बंदों को, लेकिन उनकी आंसर राइटिंग की ट्रिक्स अच्छी होती है, वो यहीं से आता है। और यही है, मेरे पास इतने सारे एस्पिरेंट है जो ये बोलते हैं कि सर 300, 280, 310 इस रेंज में बहुत लोग हैं, ठीक है। यही डिफरेंस है जो आपको सिलेक्शन की तरफ ले जाता है, ठीक है। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ नक्सलिज्म, देखो आप एक चीज देखो, आप उसने कहाँ पे मार्क्स दिए, टिक कहाँ पे किया है,
एक यहाँ पे किया, ये फैक्ट है 1968 में नक्सलबाड़ी विलेज में, वो फैक्ट्स पे ही नंबर दे रहा है, तो फैक्ट्स भी इंपॉर्टेंट है। आरपीएससी लव्स फैक्ट। काउंट द नंबर, किसी भी आप पैराग्राफ फॉर्म की जगह यदि पॉइंट फॉर्म में लिखते हो तो एग्जामिनर के लिए चेक करना आसान हो जाता है, मार्क्स छूटना आसान हो जाता है, क्योंकि साइकोलॉजिकली वो 4 पॉइंट गिनता है आपके। यार 2 मार्कर क्वेश्चन में इसने 4 पॉइंट लिख दिए यार, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डिफाइन जस्टिस अकॉर्डिंग टू प्लेटो, तो अकॉर्डिंग टू प्लेटो नॉन इंटरफेरेंस इन अदर्स ड्यूटी एंड डूइंग, हालांकि ये पूरी डेफिनेशन अच्छे से सही नहीं है, इसका जो रियल डेफिनेशन हुआ कि प्लेटो जो जस्टिस है वो हार्मनी है बाकी की 3 वैल्यूज़ में, जो 3 वैल्यूज अपन ने पढ़ी थी ना, विजडम हो गया, टेम्परेंस हो गया, और एक क्या था ऊपर जो था, कहाँ गया, करेज हो गया। इन तीनों का जो हार्मोनियस रिलेशनशिप है उससे आके जस्टिस निकलता है, एक तो ये। और दूसरी डेफिनेशन ये है कि जो इन्होंने लिखी है कि डूइंग सेल्फ ड्यूटी, ये भी एक इसकी जस्टिस की डेफिनेशन है। अब इसमें 4 पॉइंट आप आराम से लिख सकते हो। पहला लिख दिया आपने हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन द 3 वर्च्यूज, दूसरा आपने लिख दिया सेल्फ ड्यूटी वाला, तीसरा लिख दिया जस्टिस इज द हाईएस्ट वर्च्यू, ठीक है, और चौथा लिख दिया आपने डायग्राम बना दिया, है ना। तो इस तरीके से आप 4 पॉइंट लिख के आओ, आपके 1 से मार्क्स बढ़ के 1.5 से बढ़ के 2 की तरफ जाएंगे, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इमोशनल इंटेलिजेंस, इसमें भी आप पॉइंट फॉर्म में आराम से लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल ये व्हाट इज नेगेटिव इंटरेस्ट रेट, अब मैं नेगेटिव इंटरेस्ट का थोड़ा सा कंसेप्ट समझा देता हूँ, आपको 2 मिनट लगेगी। देखो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट वो होती है कि जब इंटरेस्ट रेट क्या होती है, आप बैंक में पैसा जमा कराते हो, ठीक है, और बैंक आपको ब्याज देता है, दैट इज इंटरेस्ट रेट। नेगेटिव मतलब आप पैसा भी जमा करा रहे हो और आपको ब्याज कट रहा है, उल्टा आपको पैसे, जैसे आपने 100 रुपये जमा कराए, इंटरेस्ट रेट मान लो 5% है, तो 1 साल बाद में आपको 105 रुपये मिल जाएंगे। लेकिन आपने 100 रुपये जमा कराए थे बैंक में और नेगेटिव इंटरेस्ट रेट है -5%, आपको 1 साल बाद में 95 रुपये देगा। अब ये क्यों होता है? ये जब होता है जब आपको जो इकोनॉमी बैंक्स के पास ऑलरेडी खूब पैसा है, अब एक तरीके से उस पैसे को सर्कुलेट रखने के लिए लाइबिलिटी हो गई बैंक के ऊपर, उस पैसे को रखने के लिए वो आपसे चार्ज ले रहे हैं उल्टा, ठीक है। ये यूजुअली डेवलप्ड इकोनॉमीज में होता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे इंटरेस्ट रेट वैसे ही बहुत कम होती है और कभी कभी नेगेटिव भी चली जाती है, ठीक है। और तो अब देखो इसके 4 पॉइंट कैसे बनाने। फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए मॉनेटरी पॉलिसी टूल बाय सेंट्रल बैंक्स। अब वो सेंट्रल बैंक इंडिया का भी हो सकता है, बाहर का यूएस फेडरल का भी हो सकता है, ठीक है। जैसे आरबीआई हो गया, आपने ब्रैकेट में लिख दिया आरबीआई, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी टूल हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है, अब इसकी डेफिनेशन दे दो दूसरे में कि बैंक्स और मतलब सेंट्रल बैंक्स चार्ज मनी टू कीप, चार्ज इंटरेस्ट रेट टू कीप मनी विद देम, ये दूसरी हो गई, ठीक है। तीसरा आपने लिख दिया इट बूस्ट इकोनॉमी को बूस्ट करता है ये, ठीक है, ग्रोथ रेट को बूस्ट करता है। क्यों? क्योंकि भाई यदि मैं बैंक में पैसे रखने जा रहा हूँ, मेरे पैसे कट रहे हैं, तो मैं बैंक में क्यों रखूंगा, मैं तो खर्च करूंगा उनको, और जैसे ही खर्च करूंगा तो इकोनॉमी बूस्ट होगी। जैसे ही पैसा इकोनॉमी में जाता है बूस्ट होती है। मैं मान लो कार खरीद ली मैंने, या घर खरीद लिया, कुछ भी खरीद लिया, तो कार खरीद ली तो कार की डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी, सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है मतलब इकोनॉमी बूस्ट हो रही है। इस तरीके से होता है। और चौथा पॉइंट भी, मतलब इस तरीके से आप पॉइंट बना सकते हो कि यूजुअली ये डेवलप्ड इकोनॉमीज की, डेवलप्ड जो इकोनॉमीज है लाइक यूएसए, जापान, इनकी फिनोमिना होती है, ठीक है। उनको वहाँ पे इंटरेस्ट रेट मिलता ही नहीं, इसीलिए तो जीका जैसी जो एजेंसीज, आपने इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ा होगा ना, जीका यहाँ पे बुलेट ट्रेन में क्यों इन्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे उनको इंटरेस्ट रेट मिलता ही नहीं है, तो यहाँ पे आके इन्वेस्ट करते हो, ठीक है। ये 4 पॉइंट आपने बना दिए, बस हो गया आपका काम। जैसे अच्छा एक और, जैसे मैं टेबल बनाने के लिए बोलता हूँ, जब भी कभी को डिफरेंशिएट करना हो, कंपेयर करना हो, जैसे डिफरेंशिएट करना है न्यूक्लियर फ्यूजन में, तो टेबल बेस्ट होती है। लेकिन यूजुअली लोग 2 ही पैरामीटर्स बनाते हैं, जैसे यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन लिख दिया, न्यूक्लियर फ्यूजन लिख दिया, फ्यूजन लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप पैरामीटर्स भी लिखो एक अलग से, ताकि एग्जामिनर का काम आसान हो जाएगा कि आप किस पे बात कर रहे हो। जैसे आधार इन्होंने लिखा है, प्रक्रिया इसमें कौन सी होती है, इसमें कौन सी होती है, अभिक्रिया कौन सी होती है, ताप ठीक कौन सा होता है, नियंत्रण संभव है या नहीं है, उदाहरण, ठीक है। अब बताओ इसको कैसे 2 मार्क्स नहीं मिलेंगे, और छोटा सा डायग्राम बना दिया। हाँ, एग्जाम में हो सकता है कि इतना ये इस चीज़ को पूरे को करने में 3 से 4 मिनट लग जाए, लेकिन हो सकता है आपको एक 2 मार्कर का क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता, तो उसकी एनर्जी आपने इसमें लगा दी, ठीक है। तो आप आधा अधूरा लिखते, उसमें तो 0 मिलता क्योंकि वो तो आता ही नहीं था, इसमें आपको 1 मिलता, लेकिन आपने 1 से 2 खींच लिए इधर, तो मतलब एक तरीके से उसका जो 1 मार्क जो छूटा था ना, वो आपने इधर खींच लिया। ये ट्रिक्स होती है 2 मार्कर क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करने की, ठीक है। जैसे ये बायोमास के 2 प्रमुख बायोमास के प्रमुख स्रोत पूछे थे उसने, ठीक है। तो 2 तो ये हैं, सरसों की भूसी और प्रोसोफिस जोलीफ्लोरा। उसके बाद में उन्होंने लिख दिया कि ये भी होते हैं, और एक डायग्राम बना दिया छोटा सा, जिसमें बायोमास जो है वो 1% लगभग, ठीक है। कितना अच्छा आंसर हो गया, कैसे 2 मार्क नहीं मिलेंगे। आगे चलते, अब आते हैं भाई 5 मार्कर क्वेश्चन को कैसे। लगभग सिमिलर चीजें, 2 अंतर है, एक तो ब्लफ कर सकते हो आप,
करना ही है 5 मार्कर में, क्योंकि ब्रॉड क्वेश्चन आते हैं। ऐसा है ही नहीं कि आपके पास कंटेंट नहीं हो, मैं बताऊंगा आपके पास आगे कि कैसे कंटेंट है, ठीक है। आपने थोड़ी बहुत भी पढ़ाई की है, स्टैटिक अच्छे से किया है, कोचिंग नोट्स वगैरह, तो आप कर दोगे उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट, ठीक है। लेकिन सॉरी, आपको पहले बुलजाई हिट करनी ही पड़ेगी। आप ब्लफ भी कर रहे हो तो बाद में, पहले जो एग्जैक्टली जो उस क्वेश्चन के रिलेवेंट जो आपको आता है, नहीं आता तो ब्लफ करना ही है सीधा, लेकिन पहले बुलजाई हिट करनी पड़ेगी। फैक्ट्स लिखने ही लिखने, और काउंट द पॉइंट्स में 7 8 10 पॉइंट आपको लिखने ही पड़ेंगे यदि आपको 4 मार्क्स खींचने हैं तो। इट्स ऑल रिलेटिव, ध्यान रखना। सबकी ट्रेंड्स उधर ही जा रही है, किसकी स्लो जा रही है, किसी की फास्ट जा रही है, किसी में क्वालिटी है, वो बस यही डिसाइड होता है, ठीक है। इट्स ऑल रिलेटिव। आगे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन PSLV एंड GSLV। अब आप डिफरेंस पूछा है, जैसे बहुत सॉर्टेड होता है कि आपने टेबल बना दी, आपने इधर पैरामीटर्स लिख दिए, ठीक है, इधर PSLV लिख दिया, इधर लिख दिया GSLV, ठीक है। अब आपको 8-10 पॉइंट लिखने। फॉर एग्जांपल ये क्या करता है, ये यूजुअली लो अर्थ ऑर्बिट में, जो कि 300 से 400 किलोमीटर पे होता है, आपने फैक्ट दे दिया बगल में, ठीक है, ब्रैकेट में, उसके लिए काम आता है। ये यूजुअली जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में काम आता है, जो कि 36,000 किलोमीटर पे होता है, आपने बगल में फैक्ट दे दिया, ठीक है। ये इसका जो ठीक है, आपने ऑर्बिट लिख दिया इधर पैरामीटर में, दूसरा पेलोड लिख दिया। ये ज़्यादा 2500 किलो तक के पेलोड को लो अर्थ ऑर्बिट में ले जाता है। ये लो अर्थ ऑर्बिट की बात करें तो 8 टन मतलब 8000 किलो तक के को ले जाता है, और यदि जियो सिंक्रोनस में बात करें तो 4000 टन तक ले जाता है, ठीक है। ये हो गया आपने। उसके अलावा आपने मिशंस लिख दी इधर पैरामीटर में। मिशन जैसे मोम जो मिशन था, चंद्रयान 1 जो मिशन था वो PSLV ने किया। GSLV जैसे गगनयान आगे जाने वाला है, चंद्रयान 2 जो हुआ था वो GSLV ने किया, ठीक है। GSLV का नाम चेंज करके अभी LMV कर रहे अपन। आगे चलते, मिशन हो गया। उसके अलावा इंजन्स ले लो, इसमें 4 स्टेज होती है इंजन की, सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड, ठीक है। इसमें 3 स्टेज होती है, सॉलिड, लिक्विड और क्रायोजेनिक, ठीक है, हो गया। इस तरीके से हम 8-10 पॉइंट आराम से लिख सकते हैं इसमें। ये क्या है, मोस्ट रिलायबल है, अब तक के जितने भी इंपॉर्टेंट मिशन है उसमें रिलायबल है ये मोस्ट प्रोमिसिंग है फ्यूचर के लिए, ठीक है। जो इसरो की जो अंतरिक्ष जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि इकोनॉमिक आर्म है, जो कि पैसा कमाने का काम करेगी, प्रॉफिट कमाने का काम करेगी, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है GSLV। आपने अंतरिक्ष भी यहाँ पे लिख दिया साहब, ठीक है। आपने बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिए, मोम मिशन का दे दिया, चंद्रयान 1 का दे दिया, चंद्रयान 2 का दे दिया, गगनयान का दे दिया आपने, सॉलिड, लिक्विड, क्रायोजेनिक, बहुत सारी चीज़ें तो लिख दिया आपने। कैसे रिलेटिव होती है चीज़ें, किसी को 2 मार्क्स मिल रहे हैं, आपको 3 मिलेंगे, और आप बाकी लोगों के मार्क्स भी कम करते हो। बिलीव मी कि आप मान लो 10 कॉपी का सेट एग्जामिनर चेक कर रहा है, किसी ने बहुत जनरल सा आंसर लिखा है PSLV GSLV पे, आपने फैक्ट्स लिखे, डेटा लिखे, पॉइंट्स लिखे, 8-10 भर के अच्छे से ब्रैकेट्स में, और आपने टेबल बनाइए, तो आपको सीधा उनसे ज़्यादा मार्क्स देने की कोशिश करेगा या फिर उनको कम मार्क्स देने की कोशिश करेगा। और मेंस का नाम रिलेटिव ही, तो आपको 800 मार्क्स थोड़ा ना लेने, आपको टॉप उसमें आना है, टॉप 100 में आना है, कैसे भी करके आपकी कॉपीज, ठीक है। आगे चलते हैं साहब। अब ब्लफ कैसे कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन आया था, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना में जो नए एम्प्लॉयमेंट है वो कैसे, क्या इंसेंटिव दिए गए हैं। देश में नवीन रोजगार सृजन के लिए प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत नियोक्ताओं को क्या प्रोत्साहन दिए गए। अब देखो, यदि आता है तो आप अच्छे से लिखोगे, आता है तो उसमें क्या लिखोगे कि 12% जो है गवर्नमेंट, उसमें जो 8.33% EPS होता है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, बाकी जो 3.67% EPFO है वो एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है, ठीक है। किसके लिए ये, जिनकी सैलरी 15,000 से कम है, ठीक है, और जो न्यू रिक्रूट्स है 3 साल के लिए, है ना। लॉन्च हुई थी ये 2016 में, और 2019 तक ये ओपन रहेगी, ठीक है। उसके बाद में 3 साल तक ये चलेगी, ठीक है। ये तो हो गए मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के द्वारा ये। इस तरीके के यदि आप फैक्ट लेके आ रहे हो जो कि आपको पता है ना, तो ऑफ कोर्स बेटर मार्क्स मिलेंगे, उसके तो कोई होड़ ही नहीं है। लेकिन मान लो नहीं पता इन केस, तो आप छोड़ के नहीं आना है। इंसेंटिव्स की बात कर रहा है ये, क्या क्या इंसेंटिव दिए गए, तो आप लिख दो कि सोशल सिक्योरिटी, बहुत कॉमन से पॉइंट लिख दो कि सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है, जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है, क्योंकि जब इन सब चीज़ों में आप रजिस्टर्ड होगे तो आप ऑफिशियली रजिस्टर्ड हो उस कंपनी के साथ, तो जॉब सिक्योरिटी होती है, आप हायर फायर नहीं कर सकते, आप पे कंपनीज लॉ के अंदर बहुत सारी चीज़ें अप्लाई हो जाती है, ठीक है। आप थोड़ा सा सोच रहे हैं बस चीज़ों को, ठीक है। और क्या इंसेंटिव, अब 4-5 पॉइंट लिख दो आप, तो ऐसे बस हो सकता है 5 मार्कर क्वेश्चन में आपको 2 मार्क्स ही मिले, ठीक है। जो बहुत अच्छा लिख के आ रहा है उसको 4 मिल जाएंगे, आपने 2 का तो गैप ब्रीच किया ना। तो इस तरीके से आप सोशल सिक्योरिटी हो गई, जॉब सिक्योरिटी हो गई, उसके अलावा न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हो गई, ठीक है।
रेलेवेंट चीज़ है। हालांकि क्वेश्चन इंसेंटिव पूछ रहा है, लेकिन आपने उससे आसपास की बातें कर दी, क्योंकि एक्चुअली इंसेंटिव तो नहीं पता, लेकिन छोड़ के तो हम नहीं आएंगे, ठीक है। उसके अलावा एक तो डेटा दे दिया कि 90% ऑफ आवर वर्कफोर्स इज इनफॉर्मल, 90 का 95% ये, लेकिन मोर देन 90% लिख दो चलेगा, है ना, इनफॉर्मल है, इसको फॉर्मलाइजेशन में हेल्प मिलेगी, ठीक है, ये एक इंसेंटिव है। इस तरीके से आप 4-5 पॉइंट लिख दो साहब, तो आपके 2 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आप ब्लफ कर सकते हो, लेकिन पहले बुलजा हिट करनी है। कैसे? जैसे मान लो डिस्कस द आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड ऑफ अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब ये 5 नंबर का क्वेश्चन है यार, 10-11 लाइनें आती है 5 नंबर क्वेश्चन भरने के लिए। अब देखा जाए तो मुझे जैसे मैं बताता हूँ, मुझे ये 2-3 ही चीज़ें पता थी आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड की। पहली बात तो बहुत सारे लोग तो इनमें डिफरेंस ही नहीं करते, वो सीधा लिखने बैठ जाते हैं सोशल बैकग्राउंड क्या था, इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या था। भाई उसने स्पेसिफिक वैचारिक पृष्ठभूमि पूछी है, सोशल इकोनॉमिक और ये सब बैकग्राउंड नहीं पूछे, क्योंकि आपके स्टैटिक नोट्स में वैसे होंगे। तो पहले तो अपना रूल नंबर 1 याद रखो कि क्वेश्चन जो पूछा है वो बताना है आपको, ठीक है। तो आइडियोलॉजी कौन कौन सेट सॉरी आइडियोलॉजी थिंकर्स एंड पर्सनैलिटी सेट करती है और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सेट करते हैं। ये 2 चीज़ें मुझे पता थी। जैसे हार्वर्ड, येल और पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटीज़ ने बहुत रोल प्ले किया था अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में। एक पॉइंट आपने लिख दिया, इस पॉइंट के अंदर भी आपने 3 पॉइंट लिख दिए इसे बना के, ताकि साइकोलॉजी से हम खेल रहे हैं, ताकि उसे लगे कि यार एक के अंदर 3 लिख दिए। फिर थिंकर्स और पर्सनैलिटी में आपने जॉन लॉक लिख दिया, थॉमस पेन लिख दिया, बेंजामिन फ्रैंकलिन लिख दिया, हेनरी पेट्रिक लिख दिया। जैसे आप ये अमेरिकन फादर बोलते हैं इंडिपेंडेंस का, इनको फाउंडिंग फादर बोलते हैं अमेरिका का। उसके अलावा इनकी जो आइडियोलॉजी है, यह सब आपके स्टैटिक नोट्स में, कोई भी कोचिंग के नोट्स उठा के देख लो, ये सब मिलेंगे आपको, ठीक है। तो जैसे हेनरी पेट्रिक ने कहा था कि डेथ और इंडिपेंडेंस, या तो हमें आज़ादी दो या फिर हमें मौत दो, ठीक है। तो ये आइडियोलॉजी तो है ना। उसके अलावा थॉमस पेन ने क्या कहा था कि यार मैं अभी भूल गया इनका, सॉरी, इन दोनों में मैं कंफ्यूज हो गया अभी। एक इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की बात करता है अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। ये स्टैटिक नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है। थिंकर्स एंड पर्सनैलिटीज हो गया, एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो गया। अब अटक गए साहब, क्योंकि भरनी तो 10 लाइनें अभी। अब मैंने क्या गेम किया था, मुझे याद है कि जैसे सोशल कोज मुझे पता था कि सोशल कॉन्टेक्स्ट क्या था। सोशल कॉन्टेक्स्ट ये था कि ब्रिटिश जो सोसाइटी है वो कंजर्वेटिव थी, है ना। ब्रिटिशर्स ही तो राज कर रहे थे अमेरिका पे, और जो अमेरिकन सोसाइटी थी वो बहुत लिबरल हो गई थी। लेकिन ये तो सोशल बैकग्राउंड है ना। अब इसको मैंने क्या किया, पीपल्स आइडियोलॉजी, हेडिंग ऐसे बना दी, पीपल्स आइडियोलॉजी। अब देखो साइकोलॉजी से खेल रहा हूँ मैं, अंदर तो सोशियोलॉजी की बात कर रहा हूँ, सोशल कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ, लेकिन मैंने हेडिंग ऐसे बना दी कि मैं क्वेश्चन से भटक नहीं रहा। आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड, पीपल्स आइडियोलॉजी, उसमें मैंने लिख दिया कि ब्रिटिशर्स की जो आइडियोलॉजी थी वो कंजर्वेटिव थी, और जो अमेरिकन की जो आइडियोलॉजी थी वो क्या थी, लिबरल थी। तो ये भी एक बैकग्राउंड हो गया। उसके अलावा मैंने जैसे इकोनॉमिक आइडियोलॉजी, हेडिंग में मैं आइडियोलॉजी घुसा रहा हूँ, हालांकि है इकोनॉमिक बैकग्राउंड हो, लेकिन इकोनॉमिक आइडियोलॉजी नाम से फिर मैंने लिख दिया। इस तरीके से हम गेम कर सकते हैं, ठीक है। समझ रहे हो कैसे साइकोलॉजी से खेल सकते हैं अपन। अब जैसे मैंने बताया था ना कि पॉइंट्स लिखने का ये फायदा होता है। आप खुद सोचो, आप पॉइंट्स लिख रहे हो तो एग्जामिनर का काम बचा रहे हो। देखो उसने कहाँ कहाँ मार्क्स दिए, बायोगैस की विपुल, यहाँ पे 1 मार्क दे दिया एक फैक्ट पे। सौर ऊर्जा में राजस्थान देश में प्रथम स्थान है, ठीक है। आर्थिक प्रगति के लिए यहाँ पे 1 दे दिया, यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे दे दिया। अलग अलग मार्क्स क्यों दे रहा है, क्योंकि वो ढूंढ रहा है चीज़ें। और यदि आप पॉइंट फॉर्म में लिख रहे हो तो उसको ढूंढने की जरूरत ही नहीं हो, सीधा सीधा पॉइंट पड़ेगा। अच्छा सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, 8 नंबर दे दिया, 8 मार्क दे दिया यार, चलो 3.5 तो दे ही देता हूँ। और बिलीव मी 3.5 मार्क्स बहुत अच्छे होते हैं 5 मार्कर में, ठीक है। आगे चलते हैं। अरे 50% मार्क्स मतलब 800 में से 400 में तो टॉप ही कर जाते हो आप। 314 तो कट ऑफ ही गई थी यार मेंस की। आगे चलते हैं। 7-8 पॉइंट देखो, ऊंच नीच पे 1 पॉइंट दे दिया, खंडात्मक विभाजन पे, ब्राह्मण उच्च स्तर पे पॉइंट दे दिया। ये यहाँ पे अलग अलग दिया ना, तो आप अलग अलग लिख दो, क्या दिक्कत है। आप खुद सोचो ना, आप नोट्स पढ़ते हो क्यों पढ़ते हो, ताकि पॉइंट फॉर्म में आपको चीज़ें मिल जाए, आसान हो जाए बस। हर कोई ऐसा नहीं चाहता है लाइफ में। एग्जामिनर भी इतनी सारी कॉपियाँ चेक करता है, वो क्यों आपकी पैराग्राफ पढ़ने लगेगा। और बिलीव मी 3-4 कॉपी चेक करने के बाद में सब कुछ बोरिंग लगने लग जाता है। आपको ध्यान खींचना है उसका, आपको टेबल्स बना के, पॉइंट फॉर्म में लिख के, डायग्राम्स बना के, फैक्ट्स दे के, अंडरलाइन करके, बॉक्स करके, इन सब करके आपका ध्यान खींचना है। वो आपको मार्क्स देने के लिए नहीं बेटा, आपको जेब फाड़ के मार्क्स निकालने, कुल मिला के उसकी जेब में भरें, फिक्स मार्क्स भरें, उनको आपको जितना लूटना है उतना लूटना है, ठीक है। दिस इज ए सब्जेक्टिव। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ, पता नहीं ये लोग बताते नहीं बताते, मुझे नहीं पता, लेकिन एक चीज़ ध्यान रख लेना, सब्जेक्टिव एग्जाम में सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व होगी। और यूपीएससी, आप ये मत समझ लेना कि सिर्फ आरपीएससी में होती है, यूपीएससी में तो और भी गंदा काम है। यूपीएससी में तो ट्रांसपेरेंसी नहीं है, वो तो ओपेकनेस है, वो तो कॉपियाँ नहीं दिखाते कि क्या होता है अंदर क्या नहीं होता। हालांकि कम से कम आरपीएससी कॉपीज तो दिखा देती है, ताकि अब देखो कोई आदमी बैठा है तो आदमी से गलती होगी। अब उस दिन उसका मूड कैसा है, वो अपनी हस्बैंड से लड़के बैठी है, वो अपने वाइफ से लड़के बैठा है, बच्चे का कुछ हो गया, बच्चा फेल हो गया, कुछ भी हो गया, लड़के आ गया बच्चा,
लेकिन कॉपी तो चेक करनी है उनको, तो उनके मूड पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, उनकी नॉलेज पे, वो कितना अच्छे से उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट है उस पर डिपेंड करता है। कि आपने मान लो हट के थोड़ी सी लाइन लिख दी लेकिन वो रेलिवेंट थी और उनको खुद को ही नॉलेज नहीं है तो काट देंगे। वो अपने काम को कितना दिल से कर रहे हैं, कितना सीरियस है, कितना सिंसियर है उस कॉपी चेकिंग को लेके, ठीक है, इन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ये पिछले साल की किसी की कॉपी है, दो कॉपीज मैंने उठाई। राइट द नेम ऑफ कार्डिनल वर्च्यूज ऑफ प्लेटो, न्याय, मिताचार, साहस और बुद्धिमिता, इनको मिला आधा मार्क्स, ठीक है, चारों वर्च्यूज सही है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। इन्होंने अंग्रेजी की कॉपी है, राइट द कार्डिनल वर्च्यूज ऑफ प्लेटो, पेशेंस, जस्टिस, करेज एंड टेम्परेंस, इसमें जस्टिस सही है, करेज सही है, टेम्परेंस सही है, पेशेंस नहीं होगा, यहाँ पे विजडम होगी, ठीक है। एक तो इन्होंने एक चीज़ गलत लिख रखी है, दोनों ने बाकी चीज़ सेम रखी है, इनको तो मिला आधा मार्क्स, इनको मिला 1 मार्क्स, उल्टा इनको आधा और इनको 1 मिलना चाहिए था, एक चीज़ इन्होंने गलत लिखी हुई है, लेकिन अब है तो है भाई। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे, पॉजिटिव एनर्जी, कोई भी जिसको भी आप मानते हो, चाहे आप कृष्णा को मानते हो, चाहे आप अल्लाह को मानते हो, चाहे आप गुरु नानक को मानते हो, चाहे आप भगवान महावीर, बुद्ध, जीसस, किसी को भी मानते हो, या आप एथिस्ट हो तो किसी भी पॉजिटिव यूनिवर्सल पॉजिटिव एनर्जी में, तो कायनात जिसे हम बोलते हैं उस पर तो विश्वास करते हो ना, उनको आप उनमें आप बिलीफ रखो, आते जाते भगवान को ढोक दे लिया करो कि भाई हाँ मार्क्स कभी नहीं मांगने, ठीक है। वो एक कविता है ना, वरदान नहीं मांगूंगा मैं, वरदान नहीं मांगना है हमें बस इतना बोलना है कि भाई साहब, हे भगवान, उस दिन उनका मूड सही हो, वो दिल से मेरी कॉपी चेक करे, मैंने जितनी मेहनत की उसका मुझे मिल जाए, ज़्यादा नहीं मांग रहा मैं, ठीक है। आप एक दो और बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल, हाईलाइट द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन द बूंदी एंड किशनगढ़ स्कूल ऑफ राजस्थान पेंटिंग, राजस्थानी चित्रकला की बूंदी और किशनगढ़ी शैलियों की समानता और भिन्नता को रेखांकित कीजिए। यार उतना बुरा भी आंसर नहीं था ये, ठीक है, इसमें मोस्टली चीज़ें रेलेवेंट ही थी। बूंदी चित्रशैली आड़ती शैली से संबंधित है, बिल्कुल सही बात है, जबकि किशनगढ़ मारवाड़ी शैली से बिल्कुल सही बात है। बूंदी शैली में मुख्यतः शिकार दृश्य, हाँ पशु पक्षी आदि के दृश्य, जबकि किशनगढ़ शैली में बिल्कुल सही बात है। ये काफ़ी चीज़ें इन्होंने सही लिखी, इनको 0 मार्क्स मिले, मुझे नहीं पता कैसे सोच के उनको 0 मार्क्स दे दिए उन्होंने, है ना। ये अपने आर्गन मैम की कॉपी है, ठीक है, आर्गन मैम को भाई साहब ये इनकी पॉजिटिव एनर्जी तगड़ी, इनको 3 मार्क्स मिले, हालांकि इन्होंने चीज़ें अच्छी लिखी है, लेकिन ठीक है, इतना भी डिफरेंस नहीं है दोनों में कि एक को 0 दे दिए, 5 मार्कर का क्वेश्चन था, एक को 3 दे दिए। तो आप आर्गन मैम से पूछेंगे हम सेशन में कि ये कौन से भगवान को मानती है कि इतना तगड़ा है इनका भगवान, ठीक है। आगे चलते साहब, समराइज कर देता हूँ। 2 मार्कर क्वेश्चन में ब्लफ नहीं करना है, 5 में कर सकते हो आप, लेकिन पहले बुलजाई को हिट करना है। फैक्ट्स, आरपीजी लव्स फैक्ट, आप 10th या 12th क्लास का एग्जाम नहीं दे रहे, आप एक मेच्योर हो, आप एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे जा रहे हो, कल को आपको किसी को समझाना भी होगा तो फैक्ट्स के आधार पे समझाना पड़ेगा। हवा में बातें नहीं सुनता कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे। काउंट द पॉइंट्स, 3-4 कम से कम 3-4 पॉइंट होने चाहिए 2 मार्कर में, 7-8 इवन 10 पॉइंट तक हो सकते हैं 5 मार्कर में। इट्स ऑल रिलेटिव, आपकी कॉपी बाकी लोगों से कितनी अच्छी है। एंड डोंट फॉरगेट द अलमाइटी, द पॉजिटिव पावर, कुछ भी हो सकता है वहाँ पे, इन चीज़ों पे अपना कोई वो नहीं है। जिन चीज़ों पे अपना अधिकार है, जिन चीज़ों पे अपना हक है, जिन चीज़ों पे अपना कंट्रोल है, वो हम कर रहे हैं यहाँ पे कलम में, ठीक है, और आप मेहनत कर ही रहे हो। होमवर्क क्या होगा, होमवर्क में आज सेशन में 2-3 क्वेश्चंस लाइव करेंगे हम, फिर बाकी आप होमवर्क करना, ठीक है। रूल नंबर 1, 2, 10वां न्यूज़पेपर वाला हो गया, वैलिडेशन हो गया, आज 2 and 5 मार्कर को हो गया। 40% अपना आंसर राइटिंग का काम हो चुका है, 60% बचा है। 60% भी वो अब तो वैसा है कि नोट्स कैसे बनाएं, परफेक्ट नोट, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, चीज़ों को याद कैसे रखें, ठीक है, प्लानिंग कैसे करें, उसके अलावा स्टैंडर्ड बुक्स कैसे पढ़ें, गूगल कैसे करें, इन सब जो क्वेश्चन एनालिटिकल है उनको कैसे, जो नोट्स में नहीं है उनको कैसे हैंडल करें, ये सब अपना आगे बात करेंगे, ठीक है। यदि आप कलम 2.0 के लिए रजिस्टर करना चाहते हो तो 1-2 दिन में कलम 2.0 लॉन्च कर रहे हैं, तो रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं, आप सीधे ही कोर्स खरीद लेना वहाँ से। कनेक्ट सिविल्स RS नियोन जो है, एथिक्स कोर्स के नोट्स मैं बना रहा हूँ, बैकग्राउंड पे चल रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको सैंपल बता देता हूँ, बहुत अच्छे नोट्स होंगे। मुझे बाकी का नहीं पता, बाकी मार्केट में क्या चल रहा है, मैं पढ़ता भी नहीं हूँ उनके नोट्स, लेकिन मेरे जो सोर्सेज है वो जैसे UPSC के मेरे खुद के नोट्स हैं, जी सुब्बाराव है, उसके अलावा लेक्सिकन है, गूगल है, जैसे स्टैनफोर्ड और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बहुत सारे अच्छे अच्छे वो होते हैं, लेक्चर्स होते हैं, और उनके जो आर्टिकल्स होते हैं उनसे भी चीज़ें निकाल लेता हूँ मैं। इस तरीके के नोट्स होंगे। जो PPT में बाइलिंगुअल होगा, मैं पढ़ाते टाइम जैसे अभी पढ़ा रहा हूँ, आपको चीज़ें समझ में आ रही है वैसे ही समझ में आएगी। नोट्स में सेपरेट दूंगा, इंग्लिश के अलग होंगे, हिंदी के अलग होंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल पहले सिलेबस बता दिया, इंट्रोडक्शन एथिक्स क्या है, मोरालिटी क्या है, हर में एग्जांपल होगा, एथिक्स और मोरालिटी में क्या डिफरेंस है, जैसे Action 1, Action 2 एग्जांपल, इनके डायग्राम्स, ताकि आपको
अच्छे से समझ में आई चीज़ें याद रहे। लॉ एंड एथिक्स में क्या डिफरेंस होता है, मेटा एथिक्स, नॉर्मेटिव एथिक्स, अप्लाइड एथिक्स में इन पे डायग्राम डाल दिए कि नॉर्मेटिव एथिक्स से रिलेटेड टू फिलोसोफर्स एंड और एंसेस्टर्स गाइड्स, मेटा एथिक्स क्या होती है, अप्लाइड एथिक्स क्या होती है, जैसे यूथनेसिया का यहाँ पे डायग्राम डाल दिया ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए। एनालॉजी देता हूँ कि ऐसे सोचो कि मेटा एथिक्स मतलब क्रिकेट क्या है, क्या गली क्रिकेट को क्रिकेट बोल सकते हैं क्या, मेटा एथिक्स इस सवालों से डील करता है। नॉर्मेटिव एथिक्स मतलब क्या ये सही क्रिकेट खेल रहा है क्या। अप्लाइड एथिक्स मतलब क्या क्रिकेट में जो मैनकैडिंग होती है जो वो सही है, एथिकल है या नहीं है। मैं समझाऊंगा इनको अच्छे से, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। एथिक्स की टेंशन छोड़ दो, कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं एथिक्स के, एथिकल कॉन्सेप्ट्स को, साइकोलॉजिकल इगोइज्म क्या होता है, मोरल ऑब्जेक्टिविज्म क्या होता है, एथिकल इगोइज्म क्या होता है, ये सब अपने सिलेबस में। डॉक्ट्राइन ऑफ डिटर्मिनिज्म क्या होता है, फ्री विल क्या होता है, सब कुछ ठीक है। डॉक्ट्राइन ऑफ डबल इफेक्ट क्या होता है, ह्यूमन वैल्यूज कौन कौन सी है, क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज, ऑब्जेक्टिव के आधार पे, हायरार्की के आधार पे, सोर्स पे, क्लासिफिकेशन पे, एग्जांपल्स इन वैल्यूज के, ठीक है। और मसाला मतलब जैसे आप ईट ऑफ टॉपिक ड्रैगन फ्लाई HMT JK, इनको याद कर लोगे आपके 50% क्वेश्चन तो मैं इस एक डायग्राम से करके आता हूँ, ठीक है। कैसे मैं समझाऊंगा आपको, है ना। बीवी सेक्रीफाइड सेक्स, ये वाइसेज हैं, है ना। उसके अलावा जैसे फॉर एग्जांपल अब ये फैमिली इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ मोरल डेवलपमेंट ऑफ मैन, इसमें वैल्यूज काम आएगी ही आएगी। आपको 20-25 वैल्यू आप लिखे आओगे, कैसे 4 मार्क्स नहीं मिलेंगे। मेंस मोरल डेवलपमेंट, इसमें वैल्यू काम आएगी। रोल ऑफ सोसाइटी इन इनकलकेटिंग ह्यूमन वैल्यूज, इसमें वैल्यूज काम आएगी। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन में वैल्यूज तो काम आनी है। तो आप एक तो 3 वैल्यू लिख के आ रहे हो, एक 10 वैल्यू लिख के आ रहे हो, फर्क तो पड़ेगा साहब, ठीक है। अच्छे से करेंगे आप, और इन सिमिलर नोट्स हिंदी में होंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। हिंदी वाले टेंशन मतलब इनको सिमिलरली हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा, और ऐसे आदमी से ट्रांसलेट करूंगा जिसने एथिक्स को जाना है, समझा है, एग्जाम दिया है। ऐसा नहीं कि गूगल ट्रांसलेट करके दे दिया। ओके भाई, थैंक यू सो मच, आपने अच्छे से देखा, करा, कर बोला तो वो बोला। ए गुड डीड ऑलवेज कम्स अराउंड। इफ यू आर लाइकिंग दिस इनिशिएटिव देन यू कैन लाइक इट, इफ यू आर नॉट देन यू कैन डिसलाइक इट। कमेंट कर सकते हो, कमेंट में गालियाँ भी दे सकते हो, कमेंट में प्रेज भी कर सकते हो। आप पे सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको ये सब वीडियोज़ मिलते रहे। थैंक यू सो मच।